मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। देखिए, इस समय अगर बीजेपी सरकार की बात की जाए तो उनके मुखिया हर सभा, हर रैली, हर कार्यक्रम में एक बात कहते हैं कि छोटी मछलियां पकड़ ली गई हैं और बड़े मगरमच्छों की बारी है। वो उन तमाम पेपर लीक का जिक्र करते हैं जो कांग्रेस सरकार के दौरान हुई थी। यानी 5 साल में 19 भर्ती परीक्षाओं में 17 पेपर लीक हुए थे। इनको लेकर लगातार सीएम भजनलाल शर्मा हर जगह माहौल बना रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई की तह तक जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा, और उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि जो 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे उनकी आखिर सच्चाई क्या है, कहानी क्या है। लोकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पेपर लीक एक ऐसा मामला जो सालों से सुनते आए हैं लेकिन आज तक उसका कहीं पे भी समाधान नहीं हुआ। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पेपर लीक जैसा एक कहते हैं ना कि सेंसिटिव इशू जो इस प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य को एकदम से अंधेरे में डाल सकता है, और जिसने लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया भी है। सिर्फ डाल सकता है नहीं, जितने पेपर लीक हुए हैं आप देखिए कि कितने परिवार उस पेपर लीक के दायरे में आ गए। जिन जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने तैयारी की और खूब मन लगा के तैयारी की, उनमें से बहुत से लोगों को ये उम्मीदें थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें जॉब मिलेगा, हमें नौकरी मिलेगी। उन सब की आशाओं और उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर जाता है जब ये पेपर लीक की घटना घटित होती है। आपने जैसा कि अभी जिक्र किया कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी हर सभा में ये कहते हैं कि अब बड़ी मछलियों की बारी है या बड़े मगरमच्छों की बारी है। तो वो बारी आएगी कब? जब लगातार ये बताया जा चुका है कि कौन कौन लोग किस किस रूप में शामिल रहे हैं या किन किन की क्या क्या भूमिकाएं रही हैं। ठीक है, छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया या उनको किस किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन जो मुख्य कर्ता धर्ता रहे हैं या जिनके सानिध्य में वो सारे पेपर्स हुए हैं, क्या हम उन तक पहुंच पा रहे हैं? और अगर पहुंच पा रहे हैं तो उस कार्रवाई में देर क्यों हो रही है? क्योंकि अब प्रदेश का युवा ये चाहता है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला तो लिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने में युवाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनको ये पता था या उन्हें ये भरोसा दिलाया गया था कि इन सभी चीज़ों पर जो आपके साथ कुठाराघात हुआ है उनका हम बदला लेंगे, उन पे हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको याद होगा कि सबसे बड़ा मसला उठा था रीट को लेकर। मैंने खुद ने भी आपको कई बार ये बताया या कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बताया, मीडिया के साथियों को बताया कि जब वो पेपर लीक हुआ तो हमारी सरकार ने तो उसे मानने तक से इनकार कर दिया था। सरकार उस वक्त इसे मानने को भी तैयार नहीं थी कि कोई पेपर लीक हुआ भी है रीट का। लेकिन जब दबाव बना, युवाओं का दबाव बना, विपक्ष का दबाव बना, तो एक पेपर के लिए जो सेकंड था, उसके लेवल 2 का जो था, उसके लिए कहा गया कि ये लीक हुआ है, इसे रद्द किया जाता है। अब उसके पीछे कौन कौन लोग थे, जो लोग शामिल थे, क्योंकि उस वक्त में मैंने एक बार एक किस्सा भी बताया था कि मुझे खुद मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन करके ये कहा कि इस खबर को मैनेज करना है। अब ये पेपर लीक तो हो गया है, लेकिन इसमें करना क्या है, हमें कैसे इसको रद्द कर दें, या क्योंकि अब युवा आक्रोशित हो रहा है प्रदेश का, तो हमें किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, ये आप देखो, मीडिया में बातचीत करो किसी भी तरीके से। और साथ ही में जब वो लोग बातचीत कर रहे थे तो वहाँ तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम और मुख्यमंत्री जी, वो ये कहते हुए मैंने उन्हें सुना, जब नाम आया डीपी जारोली का, क्योंकि तत्कालीन वो अध्यक्ष थे, उनका नाम आया तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, भाई ये अपना ही तो आदमी है। अरे भाई, अपना ही आदमी है तो इसके साथ किया क्या जाए? इसे सस्पेंड किया जाए या इसके ऊपर कोई कहते हैं ना कि कोई कार्रवाई की जाए? तो बड़ी पशोपेश में थे कि अब हम आगे करें क्या। रद्द तो कर दिया, रद्द करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन जो लोग शामिल रहे हैं उन पे कार्रवाई को लेके बड़ा संशय था। तो जहां ये शब्द बोला गया कि अपना ही आदमी है, तो क्या इसी मंशा से सरकारें, मुख्यमंत्री और मंत्री काम करते हैं? क्या सभी
जो इस प्रदेश के युवा साथी हैं, लाखों युवाओं के भविष्य को इस तरह से दांव पे लगाया जाता है कि अपना आदमी है उसे बचा लो और हमारे छात्रों का भविष्य चाहे आप पूरी तरीके से अंधकारमय कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो घटनाएं हैं, देखिए उस वक्त जारोली ने ये कहा था कि ये राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं हो सकता, सबने पढ़े थे वो स्टेटमेंट। तो राजनीतिक संरक्षण था किसका? क्या उसमें आगे जांच बढ़ी? और अगर जांच बढ़ी और जिन लोगों के नाम शामिल हुए, जिन जिन लोगों के नाम वहाँ लिए गए या जिनके कहते हैं कि जिनके खिलाफ सबूत मिले होंगे या साक्ष्य मिले होंगे, क्या उन पे कोई कार्रवाई हुई? तो आज सभी लोग उसी तरीके से घूम रहे हैं और ये व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और जो आपने 17 की बात की, तो मैं खुद यही कहना चाह रहा हूँ कि व्यवस्था में बहुत बड़ी खामियां हैं। जब मुख्यमंत्री इस शब्द का प्रयोग करें कि अपना ही आदमी है, तो बाकी के लोगों की स्थिति क्या रहती होगी? चाहे वो शिक्षा मंत्री रहे हो तत्कालीन, वो क्या सोचते होंगे कि भाई अपना आदमी है, किसको कैसे बचाना है, कहाँ बचाना है। तो इन घटनाओं पे अंकुश लगना चाहिए और मेरे प्रदेश के युवा साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं की जानी चाहिए किसी भी रूप में। और जिन लोगों ने खिलवाड़ की है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में भरोसा तो कायम हो, चाहे वो सरकार के प्रति हो, प्रशासन के प्रति हो या व्यवस्था के प्रति हो। भरोसा जब तक कायम नहीं होगा, ये युवा ही है जो तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने की क्षमता रखता है। अगर इसने आवाज उठाई और मजबूत की, तो चाहे वो सरकारें हो, व्यवस्था हो, प्रशासन हो, वो सब कुछ धराशायी हो जाएगा। इसलिए युवाओं की तरफ ध्यान देना अति आवश्यक है, उनकी मांगों को समझना आवश्यक है और जो लोग इस तरह की घटनाओं में शामिल होते हैं उनको सजा दिलवाना और सजा मिलना, उन पे कार्रवाई करवाना, ये आज की सरकार का सबसे प्राइम कर्तव्य होना चाहिए। सर, रीट की आपने बात की है, रीट में कहीं ना कहीं लाखों युवा पीड़ित थे, तो वो कहावत सिद्ध नहीं हो जाती कि युवाओं के सपनों पर आपने ईंट रखकर अपने मुख्यमंत्री का महल तैयार किया? क्योंकि हर भर्ती परीक्षा लीक हुई, आप लगातार सरकार में बने हुए थे, कार्रवाई हमें किसी के भी ऊपर देखने को नहीं मिली। कार्रवाई करना ही नहीं चाहते थे, अपने आदमी पे कौन कार्रवाई करना चाहेगा। और माहौल ऐसा बनाया गया कि हम रीटोत्सव कर रहे हैं, रीटोत्सव कर रहे हैं, बच्चों को फ्री में बुलाएंगे। और किस तरीके से कहा गया, यानी ढिंडोरा क्या पीटा गया कि प्रदेश भर में हमने खाने की व्यवस्थाएं करवा दी, यहाँ लंगर चला दिया, कलेक्टर्स को ऑर्डर दे दिए। अरे भाई, इस सब से युवाओं का भविष्य नहीं बनता। आप भले ही उसको फ्री आने जाने को मत करिए, उसके खाने की व्यवस्था मत करिए, लेकिन जिस परीक्षा को वो देने जा रहा है, कम से कम वो पेपर लीक में आपके प्रशासन का हाथ तो ना हो, शासन की किसी व्यवस्था का हाथ तो ना हो, ताकि उसके सपने चकनाचूर ना हो। आपने उनके सपनों को इतना बड़ा बनाया कि अपने पक्ष में मतदान करवाया, सरकार आपने बनाई और फिर उन्हीं सपनों को आपने रौंद दिया बुरी तरीके से, और आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस प्रदेश का युवा जाएगा कहाँ? वो तैयारी करता है, उसके माँ बाप, उसका परिवार हमेशा उसका सहयोग करते हैं और वो अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री ने अपने पुत्र के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए तो पूरे प्रयास किए। उस वक्त जब चुनाव थे, तो आप देखो कि बाकी सब जगह छोड़ के सिर्फ अपने पुत्र के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो क्या इस देश के युवा को वो अपने पुत्र के समान नहीं मानते थे कि जब ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी और उनके संज्ञान में आ चुकी थी कि कौन कौन लोग दोषी हैं या किस किस व्यवस्था का कौन व्यक्ति कैसे शामिल है, तो उन्होंने कार्रवाई करके क्यों नहीं इस प्रदेश में एक मिसाल कायम की? क्यों नहीं इस प्रदेश के युवाओं को ये संदेश दिया कि ये हमारी सरकार है और मेरे मुख्यमंत्री रहते अगर पेपर लीक जैसी कोई घटना हुई है और उसमें जो लोग शामिल हैं उनको मैंने इस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की है और उनको ये सजा दिलवाई है। सर, उसी समय जब ये रीट का एक बड़ा इशू चल रहा था, उसी समय एसआई भर्ती परीक्षा हुई जो आज भी विवादों में है। 2021 की ये भर्ती परीक्षा है, लगभग 47 से ज़्यादा ट्रेनी जो एसआई हैं वे गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके साथ ही तत्कालीन शिक्षा मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, उन पर एक सवालिया निशान भी खड़ा हो रहा है। उस भर्ती के पेपर लीक की पटकथा कैसे लीक की गई? देखिए, वो सारी चीज़ें तो एसओजी के समक्ष आ चुकी हैं और वहाँ बहुत सारे साक्ष्य भी हो गए हैं। मुझे लगता है कि इस सरकार में एसओजी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है और खुद सरकार भी इस वाले इशू को लेकर काफ़ी गंभीर है। और जिस तरीके से ट्रेनी एसआईज पकड़े गए हैं और एक कार्रवाई हुई है,
तो ये भरोसा तो उस वक्त जगना शुरू हुआ था कि अब जितने भी पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं उन सभी के दोषी व्यक्तियों पर सजा या कार्रवाई होने की संभावना बन रही है। लेकिन वो मामला सिर्फ वहीं तक रह के सीमित हो गया। एक एसआई में आपने ट्रेनीज को पकड़ लिया। अब उनके पीछे जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ था, कैसे कैसे वो लीक की घटनाएं हुई, किसके माध्यम से किसे वो पेपर मिला, कौन उसका सूत्रधार था, जब वहां तक आप पहुंचे हुए हो और आपके संज्ञान में सारी चीजें हैं, तो कार्रवाई से डर किस बात का? चाहे वो कितना भी बड़ा मगरमच्छ हो, उसके ऊपर कार्रवाई करना आपका एक कर्तव्य बनता है। प्रदेश का नौजवान आपकी तरफ बड़ी आशा भरी उम्मीदों से देख रहा है, आशा भरी नज़रों से देख रहा है कि अब उन लोगों को सज़ा मिलेगी जिन्होंने हमारे भविष्य को चकनाचूर कर दिया, बर्बाद कर दिया। और ये जो बार बार कहते हैं ना कि रद्द होनी चाहिए, अभी तक तो वो रद्द करने जैसी कोई बात की नहीं है। तो रद्द की जाए जब ये डिक्लेयर ही हो चुका कि वहाँ लीक हुआ और इस तरीके से उसमें धांधली हुई है, तो जो बाकी के लोग हैं क्यों उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है? दोबारा करवाएं। चाहे वो आप ये कमेटी वमेटी ये सब फालतू की बातें हैं, आप एक्शन लीजिए और युवाओं के भविष्य को संवारने में अपनी भूमिका का निर्वहन कीजिए। सर 2018 आरएएस भर्ती को लेकर भी अब सवाल या निशान खड़े होने लगे। किरोड़ी लाल जी ने आरोप लगाया कि 1 करोड़ रुपए देके मेरिट में आओ। इसके साथ ही आपकी सरकार के एक मंत्री के पुत्र भी लगातार इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उस समय बहुत तरह की बातें हुई थी, राजनीतिक भी हुई थी, अपने मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, अखबारों में भी हमने सुना था कि कौन कैसे आरएएस बन गया, कौन किसका पुत्र है, पुत्रवधू है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ने को भी मिली थी। और जैसे कि आपने किरोड़ी लाल जी के लिए कहा कि अगर वो किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए रहते हैं तो मुझे लगता है वो सारे साक्ष्य वगैरह सब कुछ लेकर ही आगे बढ़ते हैं और उसी तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं और वो भी लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो जब एक कैबिनेट मंत्री जो हैं, मुझे लगता है कि सरकार उनको उस रूप में तवज्जो नहीं दे रही है, उनकी जितनी भी उन्होंने साक्ष्य अपने प्रस्तुत किए हैं या जो कुछ भी उन्होंने इकट्ठा किया है, जो बात जिस इशू को वो लगातार उठा रहे हैं, मुझे लगता है उस दिशा में आगे कार्रवाई की जानी चाहिए, कदम बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ये जितने भी घोटाले हुए हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि किस व्यक्ति ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इस प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की। अगर उन्हें ये भरोसा नहीं होगा कि आगे आने वाले समय में ये घटनाएं नहीं होंगी, तो क्या वो विद्रोह नहीं कर देगा? वो जाएगा कहाँ? बेरोजगारी का आलम आप देख रहे हैं कि आज कुछ भी करने को नहीं है। आज युवा किस दिशा में जाएगा? क्या सिर्फ व्यापार हर व्यक्ति नहीं कर सकता? और जो सरकारी नौकरी चाहते हैं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में किसानों के पुत्र हैं, किसानों के बच्चे हैं, जो एक कहते हैं ना कि जिनकी उम्मीदें ये रहती हैं कि हम तैयारी करके, कंपटीशन दे के किसी न किसी सरकारी नौकरी को हासिल कर लेंगे। वो अपना स्वर्णिम समय उस तैयारी के लिए लगाता है और उसके बाद जब उसे पूरे तरीके से पास होने की उम्मीद होती है, ऐसे समय में पेपर लीक की घटनाएं हो जाएं और ये पता लगे कि ये पेपर तो लीक हो गया, तो उस पे क्या बीतती होगी, उसके परिवार पे क्या बीतती होगी। अब ये सोचने का समय है कि हम अपने प्रदेश के युवा साथियों को, जो नौजवान हैं, उनके भविष्य की तरफ देखें और उसे गढ़ने में अपनी जो भूमिका है उसे आगे बढ़ाएं। सर आप अशोक गहलोत जी के सबसे करीबियों में से एक थे। 19 में से 17 पेपर लीक होना, कभी आपने उनसे कहा कि ये पेपर लीक हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए, सत्ता बचाने के चक्कर में युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, किसी तरीके से किसी ने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं? देखिए, बातें जब भी कही जाती थी, चाहे वो मीडिया के माध्यम से आती हों या जो फीडबैक हमें प्राप्त होते थे प्रदेश भर से और विशेषकर नौजवानों का फीडबैक मेरे पास आता था, तो मैं सारी चीज़ें उन्हें बताता था कि आज प्रदेश में हालात ये बन चुके हैं। अगर इसे तुरंत प्रभाव से नियंत्रित नहीं किया गया तो हमारे लिए आने वाले समय में मुसीबतें हो जाएंगी। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई थी उनको खुद की कुर्सी बचाने की। तो इन सब चीज़ों से परे हटके कि चाहे प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है या भ्रष्टाचार चरम पे है, वो तमाम चीज़ों को किनारे करके उनका सिर्फ एक ही ध्येय था कि मैं मुख्यमंत्री कैसे बना रहूं। उसके लिए जितने भी कारगुजारियां उन्हें करनी थी वो सब की। राजनीतिक भाषा में कहते हैं कि जो भी षड्यंत्र रचने थे वो सारे रचे गए, लेकिन वो कुर्सी पे जमे रहे और 5 साल पूरे किए। अब भाड़ में जाए राजस्थान का युवा और हमारे नौजवान साथी, उनकी तरफ जो ध्यान दिया जाना चाहिए था या जो उनके साथ वादे किए गए थे, उनको पूरा करने के लिए
उन्होंने कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया, या जो कहते हैं ना कि पेपर लीक जैसी घटना हो गई और युवा आक्रोशित है तो उस पर हम कार्रवाई करें, वैसा करके युवाओं को भरोसा नहीं दिलाया कि हम आपके साथ हैं। और परिणाम हमने देखा, हमारी सरकार चली गई तो उसमें भी तो युवाओं का सबसे बड़ा हाथ था। युवाओं ने जब मतदान हमारे पक्ष में नहीं किया और उस समय का बदला लिया जो पेपर लीक हुए थे, तो उसका परिणाम हमें मिल गया। सर, एजुकेशन नगरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर युवा जुड़ा हुआ है। राजस्थान के हर युवाओं को ये उम्मीद है कि उन तक खबर पहुंचेगी, वो सही पहुंचेगी। इस पूरी चर्चा का एक निष्कर्ष के रूप में आपसे पूछूं कि युवाओं के सपनों को बेचने में यदि सबसे बड़ा दुश्मन माना जाए तो वो 3 से 4 नाम कौन से हैं जिन्होंने युवाओं को सपनों को बेचने में कतार में सबसे आगे खड़े? देखिए, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी शासन में जो सबसे पहले जिसकी भूमिका होती है वो मुखिया की होती है, और ये जिम्मेदारी मुखिया की होती है कि उनके प्रदेश में क्या चल रहा है। अब उससे जुड़े हुए, अब क्योंकि मामला एजुकेशन का है तो एजुकेशन मिनिस्टर की भी उसमें भूमिका होती है, और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं एजुकेशन से जुड़े हुए, उन तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मुखिया को सही तरीके से ब्रीफ करें, और जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनकी जानकारी देते हुए उन पे कार्रवाई करने के लिए उन्हें कहें कि इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। तो ये तमाम लोग दोषी हैं। अब व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम लेना, मैंने तो चीज़ें आपको बताई कि ये व्यवस्था में सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार होता है तो वो मुखिया होता है। मुखिया के पास सारे पावर्स होते हैं, वो इस बात को समझता है कि मुझे कैसे काम करवाना है। जब वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या वो युवाओं के सपनों को बचाने के लिए या उन्हें संरक्षित करने के लिए, उन्हें पोषित और पल्लवित करने के लिए अपनी भूमिका नहीं निभा सकते थे क्या? बस मैं इस प्रदेश के तमाम युवा साथियों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो नगरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ये आप सबके साथ सीधे रूप से जुड़ा हुआ है, आप तक हकीकत पहुंचाने का काम करता है, और मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ के रूप में ये इस प्रदेश में एक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और मैं इन्हें बधाई देता हूं। और आप सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर आज की जो स्थितियां हैं वो आगे नहीं रहेंगी। हमारे जो सपने हैं उन पर हम लगातार काम करते रहें, और अपने भविष्य को संवारने के लिए खुद हम अपने आप को मजबूत करें, इस व्यवस्था के ऊपर निर्भर ना रहें। जहां भी अन्याय होगा हम सब मिलकर उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, ये मेरा आप सबसे वादा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए, 17 पेपर लीक की कहानी हर युवा जानना चाहता था कि आखिर वो पेपर जो लीक हुए थे उनके पीछे युवाओं के जो सपने हैं उनको बेचने वाला दुश्मन कौन था। सीएम भजनलाल शर्मा लगातार ये कह रहे हैं कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, तो क्या अब वक्त आ गया है इन बड़े मगरमच्छों को पकड़ने का? वो नाम, हालांकि लोकेश जी ने उन नामों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन आपको बता दिया है कि वो कौन कौन है। तो अब देखना होगा कि एसओजी और सरकार के हाथ उनकी सफेद कॉलर तक कब तक पहुंचते हैं। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।